हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीपी साइंस टेक। इट्स स्वप्नमकार हियर। और आज हम लोग आर्ट एजुकेशन का यूनिट 1 करने जा रहे हैं। हालांकि एक प्रॉब्लम ये आया था क्योंकि कल मुझे एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्म किया कि जो टॉपिक्स का सिलेबस है, तो मैंने उसको चेकआउट भी किया, तो उसमें ये पता चला कि इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए थे आर्ट एजुकेशन में। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 7 में पढ़ना होता है। तो जो आपका जो सेमेस्टर 1 वाला जो है, उसमें 2 ऑप्शंस, एक आपका पपेट्री का है और एक थिएटर के बेस्ड है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो पपेट्री का फॉर्म में जो होगा, वो अगर जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपका पपेट्री वाला होगा, तो वो पपेट्री वाले को फ़ॉलो करेंगे, जो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका थिएटर वाला है, वो इसको फ़ॉलो करेंगे। हालाँकि जो यूनिट 1 है, वो लम-सम सेम है। मतलब यूनिट 1 जो है, वहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वहाँ पर रस थ्योरी। तो रस थ्योरी आपके दोनों पैटर्न में ही आ जाते हैं। तो आप भले उसको कुछ देखो, मत देखो, मैं तो बोलता हूँ एक बार देख लेना यार, 30 मिनट का लेक्चर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है? तो बेसिकली आज हम लोग इसका लेक्चर करने जा रहे हैं और फॉर द थिएटर। ठीक है? तो अपने को इसमें अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक पढ़ना है, जो कि वहाँ पर भी सेम टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक पढ़ना एंड आर्ट। बट या वहाँ पर अपने को पपेट्री के फॉर्म में पढ़ना था, यहाँ पर अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे क्या? यहाँ पर आप लोग ये चीज़ पढ़ोगे कि आप अपने आर्ट को और एस्थेटिक को कैसे एक्सपीरियंस में एंगेज करोगे, उसको डिस्कस करोगे और डायलॉग मतलब कैसे कन्वर्सेशन करोगे। ठीक है? इसमें इस टॉप यूनिट का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, विजुअल थिंकिंग स्ट्रेटजीज। और एक और बात, आर्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं डायरेक्टली कि ड्रामा क्या होता है, फाइन आर्ट क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, विजुअल आर्ट क्या होता है। तो ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में दीप्ति मैम ने करवा चुका है। तो आप उस लेक्चर से भी आप जा सकते नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है? हालांकि 35 मार्क्स है और उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप एक बार उसको समझ लेना। ठीक है? उसके बावजूद भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में 10-15 मिनट का मेरे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ है, मेरा खुद का नोट्स वाला, तो मैं उससे आपको बता दूँगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप उस लेक्चर को देखें, क्योंकि मैम ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है? नाउ, तो यहाँ पर अपने इसमें अपना मेन टॉपिक है विजुअल थिंकिंग स्ट्रेटजीज़, मतलब अपन देख के कैसे सीखते हैं, इस चीज़ के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है? आप एस्थेटिक और अनएस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है, उसका मतलब क्या होता है, ये पढ़ोगे यहाँ पर। उसका कंपैरिज़न और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। ठीक है? और इम्पोर्टेंस पढ़ोगे बस। ठीक है? तो बेसिकली इसमें अपने को 3 ही चीज़ें पढ़नी होती है। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊँगा। ठीक है? अब आप मुझे वो विजुअलाइज़ करके बताना कि आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? मतलब आप इसमें क्या देख रहे हो? जैसे सपोज़ जब मैं आपको अपन कोई पिक्चर देखते हैं, तो उससे ना उसमें क्या समझ में आया? तो वैसे ही मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊँगा, एक इमेज दिखाऊँगा, जिसमें आपको डिपिक्ट करना है कि आपने उसमें क्या देखा। लेट्स सी दिस पिक्चर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देख लिया? तो अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक बोट जो है, वो यहाँ पर तैर रहा है। ठीक है? यहाँ पर एक जो मैन है, वो प्लगिंग कर रहे हैं। और क्या-क्या दिख रहा है? आइलैंड में कुछ महल है, ये दिख रहा है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें अपने को दिख रही है और इस सीनरी के पीछे माउंटेन दिख रहा है। मतलब जो-जो आपको दिख रहा है, वो सब चीज़ें। तो यही चीज़ आपका होता है विजुअल स्ट्रैटेजीज़। ठीक है? तो यहाँ पर अपना द गोल इज़ सिंपली अपना यहाँ पर सिर्फ अपन ने ऑब्ज़र्व किया और नोटिस किया कि क्या-क्या चीज़ें आपने देखा। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। जब आप पिछले उसमें देखोगे और थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा के देखोगे, तो आपको दिखेगा कि ये जो मैन है, जो प्लगिंग कर रहा है, वो चीज़ बता रहा है। ठीक है? यहाँ पर एक शेफ़र्ड है, ओके, मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था। तो वहाँ पर एक शेफ़र्ड था। ठीक है? आप देख सकते हो, ये देखो। एक जो इंसान है, वो शेफ़र्ड मतलब गाय-बछड़ी को चरा रहा है। ठीक है? फिर हम लोगों ने ये देखा कि शिप सेल कर रही है, ये भी देखा। समथिंग इज़ स्प्लैशिंग द वाटर, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, विजुअल स्ट्रैटेजीज़ का सबसे पहला स्टेप यही होता है, आप क्या देखते हो? तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि इसकी 3 स्ट्रैटेजीज़ में सबसे पहला स्टेप ये होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी दैट मेक्स यू सी दैट? ठीक है? आपने क्या देखा उस चीज़ में कि वो आपको देखने के लिए मजबूर किया। ठीक है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनकरेज करता है टू कनेक्ट अवर इंटरप्रिटेशन टू विजुअल एविडेंस। ठीक है? अब सपोज़ यही चीज़ आप जब आप इस सेकंड, क्योंकि आप सेकंड स्टेज का लर्निंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पर वही चीज़ सीखोगे कि
बच्चों को आप कैसे सिखाओगे? सपोज़ आपने आया उस क्लास में कुछ चीज़ें आपको पढ़ानी है, तो आपने क्या किया सपोज़ जैसे कि आपको कोई फिज़िक्स का टॉपिक बताना है, तो आपने एक तो होता है कि प्रैक्टिकली आपने एक बॉल ला लिया वो चीज़। दूसरा आपने बोर्ड में एक ऐसा पिक्चर बनाया जिसमें आपको पता चल रहा है कि वो फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए कुछ बताना चाह रहे हैं। तो वो होता है विज़ुअल स्ट्रैटेजीज़ मतलब वो बच्चा वहाँ पर फ़ोकस करेगा और देखेगा कि उसको मजबूर करेगा कि वो क्या चीज़ बता रहे हैं सर, ठीक है? तो व्हाट डू यू सी दैट मेक्स यू सी दैट ये पहला स्टेप होता है विज़ुअल स्ट्रैटेजीज़ का, ठीक है? तो सबसे पहला व्हाट इज़ गोइंग इन दिस पहला स्टेप अच्छा ठीक है। अपन वीटीएस क्या है? विज़ुअल थिंकिंग स्ट्रैटेजी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो विज़ुअल थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जिसमें अपन आर्ट को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? अपन ऑब्जर्व करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और एम्पैथी के लिए। तो बीटीएस से क्या समझ में आया? वो बीटीएस एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जिसमें अपन आर्ट को यूज़ करते हैं अपन ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथी। ठीक है? ऑब्जर्वेशन ये सीओई, सीडीई ओके सीओई, एमई टाइप जैसे होते हैं ना कम, तो कम में एम को बस हटा देना तो सी से क्या हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एम्पैथी। ठीक है? तो इस चीज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो विजुअल थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ का जो आपका मेन की स्ट्रैटेजीज़ होता है, इसमें सबसे पहला स्टेप आपका होता है व्हाट इज़ गोइंग इन दिस पिक्चर जैसे हम लोगों ने एक पिक्चर बनाया। अब क्योंकि आप यहाँ पर आर्ट एजुकेशन का जो फॉर्मेट है ठीक है, आप आर्ट एजुकेशन का आंसर लिखने जा रहे हो, तो आपको सिर्फ़ ऐसे बना के लिख के नहीं आ जाना है कि विजुअल स्ट्रैटेजीज़ ये होता है। आप उसमें नॉर्मल सा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है? जैसे आपने पहाड़ बना दिया, ठीक है? एक आइलैंड बना दिया, उसके ऊपर आपने कुछ छोटे से हाउस बना दिया, ठीक है? प्लॉगिंग के लिए वो खेत बना दिया। तो ये सब चीज़ें आप जब अपने आंसर शीट में लिखोगे ना, तो वो काफ़ी इफेक्टिव दिखेगा क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसका नाम ही है आर्ट एजुकेशन, ठीक है? तो आर्ट जब करोगे ना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज़ गोइंग इन दिस पिक्चर? पहला स्टेप ये होता है, फिर इसको हल्का-सा इलैबोरेट कर देना। कोई भी आपने सपोज़ जैसे कि एक पिक्चर बना दी है, तो उसको बता देना कि आपने उसमें क्या देखा। फिर व्हाट डू यू सी दैट मेक यू सी दैट? ठीक है? प्रॉम्प्ट फॉर एविडेंस बेस्ड रीज़निंग। फिर थर्ड में व्हाट मोर कैन वी फाइंड? आप इसमें और क्या देख सकते हो? मतलब आप इसमें डीपर और डिटेल्ड लुकिंग कर रहे हो। इतना स्टेप आपको समझ में आ गया? अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। वीटीएस अपन एक बार और देख लेते हैं। वीटीएस क्या होता है? विजुअल थिंकिंग स्टडीज एक टीचिंग मेथड है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। मतलब ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें अपन इन विच स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट देखता है, थिंक करता है उसके बारे में डीपली, वो एक-दूसरे से बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या देखा, आइडियाज़ को शेयर करते हैं और एक-दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई, हाँ, मैंने ये चीज़ देखा, आपने ये चीज़ नहीं देखा। इट इज़ बेस्ड ऑन ये किस पे बेस्ड होता है? डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन मेथड पे, ठीक है? फिर आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो और इसमें ये चीज़ भी लिख सकते हो कि इट इज़ यूज्ड टू डेवलप ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी। कम कम जैसे होता है वैसे एम को बस हटा देना फिर क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एम्पैथी। क्लियर है? नाउ बेनिफिट तो इसका बेनिफिट क्या होता है? वही सब चीज़ें हैं। सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। अब जब आप इसका पॉइंट लिखोगे ना तो क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा-सा इलैबोरेट कर देना कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? कि क्रिटिकल थिंकिंग में अपन किसी चीज़ के बारे में और बारीकी से सोचते हैं, उसमें और क्या-क्या चीज़ें अपन समझ सकते हैं, वो सब चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। सेकंड आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो जब आप उस पिक्चर को दिखा के करवाते हो और फिर बोलते हो कि आप इसको ऑब्जर्व करो और उसमें सोचो, तो कम्युनिकेशन स्किल उससे डेवलप होता है क्योंकि बच्चे अपने आइडियाज़ को एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि होता है ना भाई जब अपन बच्चे होते हैं तो क्या होता है? आप खुद सोचो जब आप छोटे थे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था जब आप कुछ आंसर को सही बताते थे। तो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस। थर्ड रेस्पेक्ट म्यूचुअल पर्सपेक्टिव मतलब यहाँ पर आप एक-दूसरे का ओपिनियन को रेस्पेक्ट करते हो और ये एस्थेटिक जजमेंट का भी एक फॉर्म होता है। अब एस्थेटिक जजमेंट क्या होता है? ये हम लोगों ने ऑलरेडी एस्थेटिक जो यूनिट 1 था और जब मैंने उसमें बताया था जो कि कॉमन है। हालाँकि मैं इस स्लाइड में भी रखा हूँ, मैं एक-एक बार बता दूँगा, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि एक बार वहाँ से देख लेना ताकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। अब टीचर रोल इज़ टू फैसिलिटेट अब टीचर का रोल क्या होता है? विजुअल बीटीएस में क्या होता है टीचर का रोल? तो बीटीएस में टीचर का रोल ये होता है कि उसको फैसिलिटेट करवाना मतलब उसको एक स्मूथनेस प्रोवाइड करना, ना कि इंटरप्रेट करना। ठीक है? उनको इंटरप्रेट नहीं करवाना है, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना है कि आपने क्या देखा आप वो आप खुद सोचो। मतलब ये हमारे अंदर एक कॉग्निटिव स्किल का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर एक कॉग्निटिव स्किल का डेवलपमेंट सेट कर रहा है। कौन? टीचर का ये एक रोल होता है। तो टीचर का रोल सबसे पहले क्या हो जाएगा? पैराफ्रेज़ न्यूट्रैलिटी,
रीस्टेट द स्टूडेंट रिस्पॉन्स विदाउट जजमेंट और इंटरप्रिटेशन टू वैलिडेट देयर कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर बच्चा गलत भी बोल रहे तो आप उसको न्यूट्रल बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि नहीं आप गलत हो। आपको एक न्यूट्रलिटी पे रखना है, नहीं थोड़ा-सा और बारीकी से देखो, ठीक है? मतलब इसमें रीस्टेट मतलब उसको उस बच्चे को रिफॉर्म करवाना, उनके जजमेंट को, उनका जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको जज नहीं करना है या इंटरप्रेट नहीं करना है। बस आपको वैलिडेट करवाना है कि हाँ भाई, यहाँ पर गलत हो, सही हो। तो ये हो गया आपका पैराफ्रेज न्यूट्रलिटी। दूसरा पॉइंट फिजिकली पॉइंट फिजिकली मतलब लिंक कमेंट बैक टू द विजुअल एविडेंस इन द इमेज। जैसे कि हम लोगों ने पहले स्टेप में देखा था पैराफ्रेज न्यूट्रलिटी में कि आपको जो भी स्टेप्स रहेंगे उसमें आपको सिर्फ कमेंट करवाना है कि अगर गलत होगा तो उनको बोलना है कि एक बार फिर से ध्यान से देखो। तो पॉइंट फिजिकली मतलब उनको ऐसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना है, बस बताना है कि सपोज जैसे कि मैंने यही डायग्राम आपको दिखाया था, तो इस डायग्राम में सपोज अगर आपने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया होगा, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि ये देखो, जैसे मेरे से भी मिस्टेक हो गया, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा। देखो, ये वाला जो स्प्लैशिंग वाला था, यहाँ पर एक इंसान डूब रहा है, तो ये भी बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। तो आपको ये चीज़ बताना है ऐसा पॉइंट आउट करके कि देखो भई, इधर देखो, इधर क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है। तो आपको विजुअल स्ट्रैटेजीज़ किस तरीके से काम करता है, आपको पॉइंट आउट करना है, ना कि उनको इंटरप्रेट करवाना कि आप गलत हो। क्लियर है? फिर एनकरेज मल्टीपल व्यू पॉइंट। तो ये जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव, टीचर का एक रोल होता है कि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एनकरेज करवाए और एंश्योर करता है कि हर एक बच्चे का जो वॉइस है वो सुना जाए। मतलब ऐसा नहीं कि जो होशियार ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है? सबका एक आईक्यू लेवल होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, ठीक है? तो हर एक बच्चों का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको हर एक बच्चों का वॉइस को सुनना है। फोर्थ है आपका सस्पेंड द जजमेंट। सस्पेंड जजमेंट जो है वो पहले जो पॉइंट से उसी से लिंक है। मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं बोल देना है कि लेट मी चेक कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, ओके, हो रहा है। चलो, सस्पेंड द जजमेंट में ये होता है कि आपको डायरेक्टली उसका कंक्लूजन भी बता देना है, ठीक है? आपको उनको ये इंटरप्रेट भी नहीं करना है, सिर्फ अवॉइड गिविंग योर ओन इंटरप्रिटेशन और डिक्लेयरिंग एनी ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको जजमेंट नहीं देना है। तो टीचर का रोल क्या-क्या होता है? सबसे पहले न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, दूसरा उनको एनकरेज कराना कि वो खुद से उसमें क्या एविडेंस है वो खोजे, तीसरा रिस्पेक्ट टू मल्टीपल व्यू पॉइंट और उनका वॉइसेस को सुना जाए, चौथा सस्पेंड द जजमेंट मतलब आपको डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं करना है किसी ऑब्जर्वेशन को कि हाँ, ये करेक्ट है। आपको एक कलेक्टिव मीनिंग मेकिंग बनाना है उस चीज़ों। तो बेसिकली अब इस स्लाइड में अपन ये पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन आपका एस्थेटिक आर्ट विथ बीटीएस, ठीक है? तो इसमें अपने को क्या है, एस्थेटिक सबसे पहले एस्थेटिक का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका था। एस्थेटिक क्या होता है? एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी जिसमें अपन सेंस ऑफ फीलिंग, आर्ट, इमोशंस ये सब करते हैं, मतलब सेंस करते हैं किसी चीज़ को। तो जैसे कि इस पिक्चर में हम लोगों ने देखा तो अपने उसको फ़ील किया, ठीक है? तो वो एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है? द एक्सपीरियंस ऑफ बीटीएस इज़ एन एंट्री पॉइंट इंटो एस्थेटिक। एस्थेटिक में जाने से पहले भई एस्थेटिक मतलब क्या होता है? सेंस करना, सेंस करने के लिए आपको सबसे पहले देखना तो पड़ेगा ना, जो भी हो। अब क्योंकि अपन यहाँ पर विजुअलाइज़ करें तो देखना पड़ेगा। अगर म्यूज़िक को आप फ़ील कर रहे हो तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? आप डांस को कर रहे हो, तो आपको उसको फ़ील करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस ऑफ बीटीएस एक ऐसा एंट्री पॉइंट है एस्थेटिक में, जिसमें हम उस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो गया आपका? एस्थेटिक एक्सपीरियंस इन्वॉल्व अ साइकिल ऑफ सीइंग, फीलिंग, थिंकिंग एंड रिस्पोंडिंग। तो बीटीएस जो है वो क्या कराता है? बीटीएस एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस करवाता है जिसमें अपन किसी चीज़ को देखते हैं, उसको फ़ील करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हम लोगों ने इस पिक्चर में देखा, फ़ील किया, फिर उसके बारे में सोचा, देन रिस्पॉन्ड किया। अब अगर आर्ट से कैसे डील होगा ये? आर्ट एक ऐसा पावरफुल मीडियम है फॉर दिस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग अस टू फाइंड द मीनिंग एंड इवोक इमोशन। तो आर्ट में ये मीनिंग एंड इवोक इमोशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। मतलब जो अब आर्ट का भी हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि एक होता है सब्जेक्टिव व्यू, एक होता है ऑब्जेक्टिव व्यू। उस बेसिस पे था। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को भले ही ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा भारी वर्ड नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो लेक्चर को देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और अगर आपको कुछ आंसर नहीं आएगा, तो आप वहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि भई आर्ट एजुकेशन का चैप्टर का नाम ही है, तो आर्ट के बारे में तो पूछेगा ही ना, एस्थेटिक के बारे में पूछेगा ही। जितना आपको नॉलेज होगा,
एटलीस्ट आप एक बार देख भी चुके होगे तो आपको वो चीज़ें पता होंगी और आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है? लिंक कर के लिख पाओगे यार, ऐसा कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, ठीक है? ओके, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि आर्ट क्या है, एक ऐसा पावरफुल मीडियम है फॉर दिस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग अस टू फाइंड द मीनिंग एंड इवोक इमोशन मतलब हम अब हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आर्ट जो है वो हू ओज़ द मीनिंग करके उसमें एक स्लाइड था, ठीक है? उस लेक्चर में हू ओज़ द मीनिंग उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सबका पर्सपेक्टिव अलग-अलग होता है। बनाने वाला कुछ और बनाना चाहता था, अपन उसको धुरंधर मूवी से लिंक किया था, ठीक है? बनाने वाला कुछ और बनाना चाहता है, एक्टिंग करने वाला कुछ और परफ़ॉर्म करता है और देखने वाला का व्यू पॉइंट कुछ और होता है। मतलब सब अपने-अपने जगह पे सही होते हैं। तो वो एक इमोशन को इवोक करवाता है। हमारे अंदर क्या इमोशन है? जैसे रणवीर सिंह ने सिंह है ना? ओके हाँ, धुरंधर में जो रणवीर सिंह है, उन्होंने उसको कैसे वो जो किरदार था, वो कैरेक्टर था, उसको कैसे उस कैरेक्टर को इवोक करवाया, ठीक है? ताकि अपन उसको फ़ील कर सकें। तो वो चीज़ होता है आर्ट, मतलब किसी भी इमोशंस को इवोक करवाना है। इवोक मतलब उभारना। देयर इज़ नो सिंगल राइट इंटरप्रिटेशन इन द आर्ट जो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, कोई सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं होता। हर एक के व्यू पॉइंट अलग होते हैं, ठीक है? नाउ अपना मेन उद्देश्य यहाँ पर क्या था? लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग समझना और उसका रेलेवेंस क्या है एजुकेशन में ये। दूसरा एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्ट इन इवो इमोशंस एंड शेपिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस। तीसरा ये सब आपको लिखना नहीं है, या लिख भी सकते हो। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक। सेकंड में इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इवोट एंड इवोक द इमोशंस। थर्ड में इट ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट द आर्ट ऑफ यूजिंग बीटीएस। फोर्थ में इट हेल्प्स टू रेस्पेक्ट द मल्टीपल पर्सपेक्टिव। फिफ्थ में डिफरेंशिएट ये अपन पढ़ेंगे, ये दोनों को अपने को पढ़ना है अभी, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको अभी तक का जो चीज़ें था, वो क्लियर हो गया होगा। नाउ जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस और एनएस्थेटिक एक्सपीरियंस, ये भी एक वर्ड जो है वो यूज़ किया गया था। एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या होता है? एस्थेटिक एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस होता है, जो आपको अच्छा फ़ील करवाता है, ठीक है? अनएस्थेटिक एक्सपीरियंस वो होता है जो आपको अजीब-सा फ़ील करवाता है। जैसे बोलते हैं ना, यार यहाँ वाइब मैच नहीं हो रही है, वहाँ पर वाइब मैच होती है। चाहे वो क्लासरूम हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो। तो आप वही चीज़ एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस हो गया। एस्थेटिक एक्सपीरियंस में क्या होता है, आप किसी चीज़ को अच्छा फ़ील करते हो, अनएस्थेटिक में आप किसी चीज़ को गंदा फ़ील करते हो, या डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हो, ठीक है? तो जैसे एस्थेटिक एक्सपीरियंस, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप आप जहाँ बैठे हो, वो क्लीन एनवायरनमेंट है, ठीक है? तो वो एक आपको एक अच्छा वाइब दे रहा हो, इज़न्ट इट? डांस, कोई डांस अच्छा-सा है, तो आप उसको एस्थेटिक फ़ील करोगे। म्यूज़िक, ठीक है? पेंटिंग, तो ये सब क्या है? अ, डांस में भी अच्छे वाले डांस ना, वरना तो बार डांसर्स ये सब भी होते हैं, बट जो अच्छे डांसर जैसे कथकली, कुचिपुड़ी ये सब हो गया। तो ये इस डांस के बारे में बात चल रही है। म्यूज़िक में भी आपका फ़ोक म्यूज़िक ये सब हो गया, ठीक है? तो हाँ, इसमें से आप ये बोल सकते हो जो आर्ट वाला जो है परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट जो था, वो आप अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैम का लेक्चर है, मैं यहाँ पर व्यू कार्ड में लिख दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसको एक बार चेक आउट कर लीजिएगा, ठीक है? फिर आता है आपका अनएस्थेटिक एक्सपीरियंस का एग्जांपल क्या है? ब्रोकन थिंग्स। अब कोई चीज़ आपका टूट गया है, तो यहाँ पर थिंग ये चाहिए अंदर। ये सब जो स्लाइड्स है मैंने कल ही रात को बनाया जब मुझे पता चला, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रोकन थिंग्स, फिर अगली विजुअल्स, कुछ विजुअल्स जो अगली होते हैं, उसको देख के आपको बड़ा अजीब-सा लगेगा। नॉइज़ पॉल्यूशन, सपोज़ जब आप पढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा नॉइज़ की आवाज़ आ रही है, तो आपको कैसा फ़ील होगा? डर्टी सराउंडिंग, ठीक है? तो ये अनएस्थेटिक एक्सपीरियंस हो गया। नाउ एस्थेटिक जो है इज़ नॉट कन्फाइन्ड टू गैलरी, इट इज़ इज़न्ट इट इन एवरीथिंग। मतलब एस्थेटिक जो है वो एक पर्टिकुलर गैलरी में बस नहीं होता, एस्थेटिक हर जगह होता है। अब सपोज़ जैसे कि ये आपको क्या दिख रहा है, क्लीन एनवायरनमेंट दिख रहा है। अब ये जो है स्टोर रूम हो गया, कबाड़ खाना, ठीक है? अब इसी को अगर मैं अरेंज कर दूँगा तो ये रूम भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो एस्थेटिक सेंसिटिविटी इज़ डेवलप्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इन अवर डेली एनवायरनमेंट। ये हमारे डेली एनवायरनमेंट में अपने को फ़ील करवा सकता है, चाहे वो हमारा क्लासरूम हो या घर हो। हमारा बिहेवियर भी हो सकता है और हमारा इंटरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया एस्थेटिक और अनएस्थेटिक एक्सपीरियंस का विजुअल एग्जांपल। ये भी विजुअल एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है? हम लोग टॉपिक भी पढ़े विजुअल के बारे में। नाउ कोर पिलर क्या है एस्थेटिक एजुकेशन का? सबसे पहला एस्थेटिक एजुकेशन का मेन एम ये था कि अपन ने उसका मीनिंग पढ़ा, नेचर एंड स्कोप। ये जितना भी टॉपिक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुका है, ठीक है? हालाँकि इधर भी अगर टाइम रहा, मैं नहीं चाहता कि 30 मिनट से ज़्यादा हो, अगर बच गया तो मैं एक-एक बार आपको रिकैप करवा दूँगा वो सब चीज़ों को। फिर सेकंड आपको ऑब्जर्वेशन, तो सब
एस्थेटिक में सबसे पहले क्या होता है, उसको फ़ील करना, फिर उसको ऑब्ज़र्व करना, द प्रैक्टिस ऑफ स्लो केयरफुल लुकिंग, फिर उसको परसेप्शन और इंटरप्रेट करना। मतलब आपने क्या देखा, अब आपने जो क्या कॉग्निटिव जो आपका क्या इंटरप्रेट कर रहे हो उस चीज़ के बारे में। फिर एक-दूसरे से कम्युनिकेट करना, देन इमोशनल रिस्पॉन्स, हाउ आर्ट एंड एनवायरनमेंट मेक अस फील, फिर एस्थेटिक जजमेंट। तो एस्थेटिक जजमेंट ऑलरेडी बार-बार आ रहा है। तो ये सब जो है ना कोर पिलर, ये आप जब आप आर्ट के बारे में लिखोगे, एस्थेटिक के बारे में, तो आप इसको फर्स्ट पेज में ही लिख सकते हो और इसको भी क्रिएटिव वे में लिखना, मतलब ऐसे बस लिख मत देना, ठीक है? आप ऐसे ये सब देखो, ये सिंपल-सिंपल डायग्राम्स आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, कोर पिलर क्या है, एस्थेटिक का मतलब क्या है, दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में स्लो एंड केयरफुल लुकिंग हो गया, तीसरा परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, हाउ वी बिल्ड द मीनिंग फ्रॉम व्हाट वी सी, हम लोग की मेमोरी में क्या चीज़ बना उसे देख कर, फिर डायलॉग, एक दूसरे से अपन कम्युनिकेट करेंगे और अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करेंगे। देन इमोशनल रिस्पॉन्स, रिकॉग्नाइजिंग हाउ आर्ट एंड एनवायरनमेंट मेक अस फील। इमोशनल रिस्पॉन्स मतलब जब हम लोग कम्युनिकेट कर लिए और उस पिक्चर को देख लिए, तो हम लोग उसमें कैसा फील किए उस चीज़ के बारे में। देन एस्थेटिक जजमेंट, जो कि डेवलप करते हैं सेंसिटिविटी एंड टेस्ट इन डेली लाइफ। देन ये हमारा लास्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्थेटिक। लेट मी सी टाइम कितना हुआ है। ओके, तो टाइम अभी 10 मिनट्स है, तो हो सकता है अब मैं कुछ-कुछ रिकैप करवा दूँ, ठीक है? और जिसको डिटेल में पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ लेना। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक में सबसे पहले अपना डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी। डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी मतलब हमने उस चीज़ से क्या सेंस किया। एस्थेटिक मतलब ही क्या होता है? फीलिंग ऑफ सेंस। तो डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी में काम आता है ब्यूटी, नेचर, पीपल इमोशंस, कल्चर। क्लियर है? देन आपका है एनकरेज क्रिएटिविटी। अब एनकरेज क्रिएटिविटी में आपका क्या होगा, एस्थेटिक से दूसरा इम्पोर्टेंट रोल इसका ये है कि हमारा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करता है। इवन हमारा नहीं, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर को पढ़ ही इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन फ्यूचर में जब अपन टीचर बनेंगे, तो हम बच्चों को कैसे बताएँगे उस चीज़ के बारे में ये यूनिट। तो ये क्या करता है, बच्चों का क्रिएटिविटी स्किल और इमेजिनेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। वो उनको सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है? वो इमेजिन करते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म क्या है उसके बारे में समझते हैं। देन इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ये हाँ, जब आप एस्थेटिक का देखो, कोई इसमें रफ एंड टफ रूल नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप खुद सोचो इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या हो गया? फीलिंग ऑफ सेंस। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सेंस। अपन इसमें फील करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी। दूसरा, अपन किसी चीज़ को फील कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? या देख रहे हैं, तो उससे हमारा जो क्रिएटिविटी स्किल है वो इम्प्रूव होता है। तीसरा, हम उस चीज़ को फील करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। या तो हम लोग को गुस्सा आएगा, या तो अच्छा फील होगा, ये सब चीज़ें। तो इसमें अपन क्या होता है, या तो हम लोग सैडीनेस फील कर सकते हैं, या एनालाइज़ करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। फिर इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशन, तो अपन किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। देखो कितना लिंक है हर चीज़। आप एक विज़ुअल को सोच लो, आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, सोचोगे उसके बारे में, फिर क्या क्रिएटिविटी है, उसमें आपने क्या इमोशनल फीलिंग किया, ठीक है? क्या वो आपको एन्जॉयबल हुआ कि नहीं हुआ? ये सब चीज़ें, ये क्या इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो मैंने सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम्पल से आपको वो जो पॉइंट्स है, वो कवर अप बता दिया। सबसे पहले क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी, एनकरेज क्रिएटिविटी, इमोशनल डेवलपमेंट। फोर्थ है हमारा इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन, तो हमारा ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है? ऑब्जर्वेशन पावर में एंगर, फियर, इमोशनल बैलेंस ये सब अपन लिख सकते हैं। देन कल्चरल अवेयरनेस, तो एस्थेटिक मतलब कोई भी पिक्चर को देखने से क्या वो कल्चरल अवेयरनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि पेंटिंग आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? स्कल्पचर आप कैसे भी बना सकते हो, बट क्या वो कल्चरल अवेयरनेस को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सोशल अवेयरनेस भी आप यहाँ से डाल सकते हो फिर, ठीक है? तो कल्चरल अवेयरनेस में क्या होता है, हमारा लाइवलीहुड क्या है? क्या वो लेस स्ट्रेसफुल, जॉयफुल, ये सब चीज़ों के बारे में कल्चरल अवेयरनेस होता है। कल्चरल अवेयरनेस मतलब हमारे संस्कृति के बारे में हो गया, ठीक है? देन आपका सिक्स्थ पॉइंट है, इट मेक द लर्निंग एन्जॉयबल। तो जब आप एस्थेटिक के फॉर्म में पढ़ाओगे ना, किसी किसी को भी, एक कोई भी एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब ये नहीं होता सिर्फ विजुअल स्ट्रैटेजीज़, चाहे वो आपका मतलब परफॉर्मिंग आर्ट हो सकता है, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट, ये सब के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो ये सब जो है वो एक अ, चीज़ों को, पढ़ने के तरीकों को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयबल बना देता है, ठीक है? अब जैसे सपोज़ मैं इस ये जो स्लाइड है, इसी को मैं सिर्फ़ लिख के आ जाता, तो आपको मज़ा ही नहीं आता। अब आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो ये
क्या कर रहे हैं? लर्निंग को एन्जॉयबल बना रहे हैं। 7th प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस, वही चीज़ हो गया, बट यहाँ पर कल्चरल अवेयरनेस मत करना, ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट पॉइंट है। कल्चरल अवेयरनेस में जब आप कोई भी एस्थेटिक चीज़ देखते हो, सपोज़ जैसे हम लोग के कॉलेज में क्या हुआ ना, हर साल एक पेंटिंग वाला वो लगता है, मेला वगैरह, ठीक है? तो वहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ परंपरा और अदर स्टेट्स के भी वहाँ पर पेंटिंग वगैरह होते हैं। तो उससे हम लोग देखते हैं तो अपने को प्राउड फील होता है, हम लोग को उसके बारे में नॉलेज मिलता है, ठीक है? तो वी फील प्राउड, वी गेन द कॉन्फिडेंस, जो बना रहा है उसके लिए बता रहा है ये, ओवरकम द फियर, ठीक है? हमारा थॉटफुल चॉइसेस इंप्रूव होते हैं। फिर मेक लर्निंग एन्जॉयबल, वही चीज़ हो गया, जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो अ, मतलब कोई भी एस्थेटिक फॉर्म जो है वो लर्निंग को एन्जॉयबल बना रहा है बाय एप्रिशिएटिंग द नेचर, वैल्यू सराउंडिंग, लाइव हार्मोनियसली। क्लियर है? तो अ, इमोशनल डेवलपमेंट भी काम आता है। अब मैं इसको लिख के बता देता हूँ, बेसिकली इसमें 4 पॉइंट है, उसको बड़ा करके इस तरीके से लिखा गया है। सबसे पहला आता है आपका कॉग्निटिव ग्रोथ में, कहाँ लिखा रहा है? ओके। पहला आपका क्या है? कॉग्निटिव ग्रोथ। तो कॉग्निटिव ग्रोथ करवाता है। तो कॉग्निटिव ग्रोथ में आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। एक आपका क्रिएटिविटी लेवल को इम्प्रूव कराता है, देन आपका ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग लेवल को इम्प्रूव कराता है। ठीक है? आप इसको अलग-अलग लिखना है, सिर्फ़ ये मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है? तो पहला पॉइंट आपका कॉग्निटिव ग्रोथ के अंदर 2 आ गए, क्रिएटिविटी और ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। दूसरा पॉइंट है आपका इमोशनल वेल-बीइंग। इमोशनल वेल-बीइंग। इमोशनल वेल-बीइंग में आप डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है? जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेंसिटिविटी डेवलपमेंट में काम आता है। दूसरा, इमोशनल एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन, ये भी हम लोगों ने देख चुका है, इमोशनल एक्सप्रेशन जैसे आप सैड फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में। तीसरा, एन्जॉयबल लर्निंग, बेसिकली इसमें ई वाले ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो इमोशनल वेलबींग में आपका क्या-क्या आ गया? ई से, इमोशनल है तो ई से याद रखना, इमोशनल एक्सप्रेशन और एन्जॉयबल लर्निंग। और एक और याद रखोगे इसमें क्या? सेंसिटिविटी। देन थर्ड है आपका पर्सनल कैरेक्टर या इनर सेल्फ। ठीक है? ये हमारा जो पर्सनल करैक्टर है, वो भी इम्प्रूव कराता है। ठीक है? पर्सनल करैक्टर में जैसे हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करवाएगा, ये चीज़ों के बारे में अपन लिख सकते हैं। ठीक है? ये हमारा क्या करता है? कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करवाता है, और इसी में आप लिख सकते हो, ये अ, एस्थेटिक जजमेंट के लिए भी काम आता है। ठीक है? एस्थेटिक जजमेंट मतलब हम लोगों ने उससे क्या चीज़ देखा, मतलब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जजमेंट मतलब जज करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जज करना। तो अपन अपना इनर पर्सनल कैरेक्टर इसमें डेवलप होगा। 4th पॉइंट रहेगा आपका, हालाँकि ये 4th है बट इसको अलग-अलग लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, ठीक है? फिर आता है आपका सोशल लाइफ़, तो यहाँ से आपका सोशल लाइफ़ भी इम्प्रूव होता है, ठीक है? सोशल लाइफ़ में आप कल्चरल अवेयरनेस, कल्चर अवेयरनेस और रियल लाइफ़ एप्लीकेशंस के बारे में समझते हो। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप लोग लिख लेना। तो ये हो गया अपना इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक। तो समरी में, क्योंकि अब टाइम तो नहीं बचा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए समरी मेरा यही रहेगा। 2 मिनट बचा है तो समरी इतना काफ़ी है, और जिसको देखना होगा वो मैं 5 मिनट ऐसे बता दूँगा। एक बता के एक बार गो थ्रू इट करवा दूँगा उस स्लाइड से, ठीक है? समरी सिर्फ़ यही था, एस्थेटिक जो है वो डेवलप करता है सेंसिटिविटी को। आर्ट एजुकेशन जो है वो एक इमोशनल ग्रोथ में शेप करवाता है। बीटीएस जो है वो क्रिटिकल और विजुअल थिंकिंग में काम आता है। एस्थेटिक जजमेंट इम्प्रूव द लाइफ क्वालिटी, और आर्ट जो है वो कनेक्ट करता है एजुकेशन को रियल लाइफ से, ठीक है? तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ आता क्या है। जितने भी आर्ट एंड इट्स फॉर्म, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है? परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक, ठीक है? जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। फिर आर्ट का जो डिफरेंट आर्ट का डेफिनेशन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा है। प्रीवियस लेक्चर मतलब इसका देखना, यूनिट 1 जो है, मेरे यूट्यूब में जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे बीएड फर्स्ट टाइम करके होगा, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ थंबनेल से आपको दिख जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि यूनिट 1 आर्ट एंड एस्थेटिक करके लिखा होगा, ठीक है? तो ये प्रीवियस जो लेक्चर है, इससे आप देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि क्वेश्चन्स यहीं से आएँगे। ड्रामा के क्वेश्चन्स आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सब जो ड्रामा वाला जो है, वो आपका
अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, अंडरस्टैंडिंग इंडिया आईकेएस में जो एक लेक्चर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट कर दूंगा, आप वहां से जाइएगा। ठीक है, अब जिसको स्कोर करना है वो ये सब कर लेना भाई। रस थ्योरी जो था ये भी प्रीवियस लेक्चर का है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आते हैं। उसके अलावा अपन यूनिट 2, 3, 4 को भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया? जिसको जाना है वो अब जा सकते हैं। अब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने एस्थेटिक का डेफिनेशन देखा था, एस्थेटिक क्या होता है, फिर ऑब्जेक्टिव व्यू और सब्जेक्टिव व्यू, इस चीज़ के बारे में भी देखा था। तो ऑब्जेक्टिव व्यू में हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, क्या मतलब खुद के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब वो फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोल रहा है। सब्जेक्टिव में वो होता है, ऑब्जेक्टिव में सामने वाला जो है ब्यूटीफुल सन, जैसे इसका एग्जांपल है ब्यूटीफुल सनसेट इन दिस व्यू पोसेस ब्यूटी वेदर समवन इज देयर टू सी और नॉट। मतलब ये जो है ऑब्जेक्टिव व्यू में क्या होता है, सेल्फ होता है, मतलब नो जजमेंट, चाहे कोई जज करे या मत करे, ये उसका खुद का इनर करेक्टर है। सब्जेक्टिव व्यू में अपन जज करते हैं। ठीक है, में क्या करते हैं अपन जज करते हैं, तो ये चीजें था। फिर एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एप्रिसिएशन, ये सबसे पहले एस्थेटिक का वर्ड जो है इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड है एस्थेसिस से। ठीक है, यहाँ लिखा था एस्टिक्यूस परसेप्टेबल थिंग्स, इसको नेमिंग किसने दिया था? अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने 1735 में। ये थ्री की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एस्थेटिक जजमेंट जो अपन इतने बार बोल रहे थे, और एस्थेटिक एटीट्यूड। तो ये आप वहां से भी देख सकते हो। एस्थेटिक एक्सपीरियंस मतलब अपन ने क्या चीज देखा, देखने के बाद अपन ने 2 चीज़ देखी, अपन ने सपोज़ 2 मूवी देखा, अब उसको जज करेंगे तो एस्थेटिक जजमेंट और एस्थेटिक एटीट्यूड, मतलब उसके लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के बारे में। देन मूविंग बियॉन्ड आई लाइक इट, मतलब उसमें क्या मेरा क्राइटेरिया क्या है किसी चीज़ को देखने का। तो ये मैंने अपना क्राइटेरिया बता दिया था। इमोशनल इम्पैक्ट, नैरेटिव सेट करता हूँ, उसका ओरिजिनैलिटी फॉर्म में वो करता हूँ, इमोशनल इम्पैक्ट, टेक्निकल स्किल, हार्मोनी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस चीज़ के बारे में, और ये जो क्वेश्चंस थे, ये मैं रिकैप कर रहा हूँ इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। फिर एज आर्ट, तो ये जो है ये चीज़ को मैं बोल रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्ट का डेफिनिशन। आर्ट को अपन 4 फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एज़ अ रिप्रेजेंटेशन, एज़ एन एक्सप्रेशन, एज़ सिग्निफिकेंट फॉर्म, एज़ अ सोशल कन्वेंशन। फिर इसमें अपने फॉर्म और कंटेंट क्या होता है आर्ट में, तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है। ठीक है? ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि हू ओज़ द मीनिंग, ठीक है? हू ओज़ द मीनिंग वाला, तो यही था कि सपोज़ यहाँ पर कोई भी डायग्राम है, ये इसमें डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? अब इस डायग्राम में आर्टिस्ट का इंटेंशन क्या था, ऑडियंस ने क्या सोचा, और इंटेंशनल फैलेसी क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर अप किया था। कैसे एस्थेटिक जो है वो सदियों से चलता रहा है, वो चीज़ें था। ठीक है? ये थ्योरी के बारे में है, रस थ्योरी, हाउ रस इज़ क्रिएटेड, यहाँ पर छुप गया है, बट वहाँ पर वो दिख गया है। ठीक है? फिर थ्योरी ऑफ रस, 9 कोर्स, हास्य, रौद्र, ठीक है? श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। ठीक है? आप इसको कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए अभी-अभी एक ट्रिक भी बना दिया, जैसे एसआरके सब लोग जानते होंगे। तो एसआरके, वैभव, ठीक है? 2 नाम है एसआरके और वैभव। वैभव में सिर्फ वीएबीएच को याद रखना, एबी को याद मत रखना, ठीक है? क्योंकि आई से तो कुछ होता नहीं है, वैभव का एक्चुअल स्पेलिंग क्या होगा? वीएबी, ये होगा। देखो भाव इसमें भी आ गया ना, तो भाव से याद रख सकते हो, भाव से कौन से लड़के का नाम है? वैभव, ठीक है? तो इसमें से आपको क्या-क्या हटाना है? ए को हटा देना और यहाँ से एबी को हटा देना। क्लियर है? तो आपका ये हो गया। अब एस से याद रखना, एस से 2 नाम है। एक है आपका शांत और एक है आपका श्रृंगार, श्रृंगार रस और शांत रस। आर से आपका है रौद्र, के से करुणा, वी से विभत्स, वीर, ठीक है? वीर रस, ठीक है? फिर आपका ए से अद्भुत रस, फिर बी से अगेन आपका 2 है, तो एस और बी से 2 नाम है। तो बी से पहला नाम क्या है? भयानक और बीभत्स, ठीक है? भयानक और बीभत्स। एच से आपका हास्य रस, ठीक है? तो ये हो गया आपका। फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव क्या है, गोल ऑफ आर्ट के ये पढ़ा था, एस्थेटिक इज एवरीवेयर जो हम लोगों ने आज भी पढ़ा, ठीक है? ये आर्ट ऑफ एआई में कैसे इंटीग्रेट किया गया है, ये सब चीज़ें। तो आई होप सो कि आपको आज की जो चीज़ें थी, वो काफ़ी क्लियर अप हो गई है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग मिलके इसको कवर अप करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और नोट्स तभी मिलेंगे जब अप्रॉक्सिमेटली 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएँगे, ओके हाँ, 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएँगे और 1000 होंगे तो बहुत अच्छा है, कि मेहनत हम लोग को भी करना पड़ रहा है। मैंने इसको पूरा स्लाइड को रात भर बनाई है, जब मुझे कल पता चला।
ठीक है? तो सपोर्ट अस।